कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अति लघुत्तरीय प्रश्न करवाए थे। आज यहाँ पर हम कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही एक और सूचना आपके लिए कि इनको आप उतारते भी जाएं, आपकी जो नोटबुक है उसमें नोट करते जाएं। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें वह रहेगा मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मृदा आप सभी लोग समझते हैं और परिच्छेदिका, ठीक है, यानी क्रम से एक के ऊपर एक जब परतें मृदा की जमी रहती है उसे कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। है बात समझ में। जैसे यहाँ पर दिया है कि मृदा की क्रमिक क्रम से एक के ऊपर एक क्षैतिज परतों के विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाली ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। या सामान्य शब्दों में अगर हम समझें तो मृदा की परतों के विन्यास को, परत यानी एक के ऊपर एक परतें जमी रहती है, जिसे मृदा परिच्छेदिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसमें कि सबसे ऊपर या मृदा परिच्छेदिका में कितनी परतें जमी रहती है। तो जो पहली परत है इसकी सबसे ऊपरी परत, जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें वही वास्तविक मृदा होती है। ऊपरी परत जो है जिसमें वनस्पति उगती है, बढ़ती है, पेड़ पौधे उगते बढ़ते हैं, खेती करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है और जैव पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, अब हमारे दूसरी प्रकार की दूसरी जो परत है, अब दूसरी परत की क्या विशेषता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसे उपमृदा भी कहते हैं, जिसमें चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी ये इसमें पाए जाते हैं। आए बात समझ में। ह्यूमस और जैव पदार्थ पहली परत में, दूसरी परत में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी। ठीक है, अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तीसरी परत के बारे में। तो जो तीसरी परत है उस तीसरी परत में अपक्षित मूल चट्टान क्या पाए जाते हैं। तीसरी परत में अपक्षित मूल चट्टान, है बात समझ में, अपक्षित मूल चट्टान। और चौथी परत जो होती है उस चौथी परत में जो मूल चट्टान है वह पाई जाती है। इस तरह से आपका जो मृदा परिच्छेदिका से तात्पर्य और कितने परतें मृदा की उसमें एक के ऊपर एक पाई जाती है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम जानेंगे दूसरे प्रश्न की मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। हम सब मानव हैं और हमारे जीवन में मृदा का क्या महत्व है, क्या उपयोग में हम मृदा को लाते हैं। तो आइए जानते हैं मृदा का महत्व। मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। क्यों? क्योंकि किसान खेती करता है तो खेती मृदा के ऊपर ही हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा मृदा जो है वो किसान के जीवन को प्रभावित करती है, इसीलिए किसानों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मृदा। संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर ही निर्भर करता है। हम सब लोग जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे जितने भी क्रियाकलाप है वो सभी मृदा से ही हम प्राप्त करते हैं आवश्यकता की वस्तुएं, और जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे क्रियाकलाप हम मृदा में ही करते हैं। इसलिए हमारे लिए मानव जीवन के लिए मृदा बहुत ही आवश्यक है। आई बात समझ में। आप जो संपूर्ण प्राणी जगत है, जितने भी प्राणी हैं जिनमें प्राण पाए जाते हैं, वे सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो उनका भोजन है वह मृदा से ही प्राप्त करते हैं। चाहे कोई घास खाता हो, वनस्पति खाता हो, लेकिन घास और वनस्पति कहाँ उगती है, वह मृदा में ही उगती है। आई बात समझ में। कोई बड़े जीव छोटे जीवों को खाते हैं, लेकिन छोटे जीव फिर किस पे निर्भर है, वह मृदा के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, हरी घास के ऊपर, इनके ऊपर निर्भर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो प्राणी जगत है जिनमें जीवन होता है वह सभी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, मृदा पर निर्भर होते हैं। आई बात समझ में। अब अगला हम जानते हैं कि हमारे वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त होने वाली जो कपास है, रेशम है, जूट है, ऊन है,
ये भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलती है। उदाहरण समझ लेते हैं कैसे, जैसे भेड़ है, बकरी है, ये सभी क्या है, मृदा पर उगी हुई घास को खाती है। भेड़ किसको खाती है, मृदा पर उगी हुई घास को। फिर रेशम के जो कीड़े हैं वे वनस्पति पर निर्भर है। वनस्पति किस पर निर्भर है, वह भी मृदा में ही उगती है वनस्पति। ठीक है। अगला, भारत में जो लाखों घर है ग्रामीण क्षेत्र में, अधिकतर वो मिट्टी के बने हुए हैं। चाहे पक्के मकान हैं, उनमें जो ईंटें उपयोग में आती है वो किसकी बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है। तो मृदा पर निर्भर है जितने भी मकान हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा पशुपालन उद्योग, हमारा कृषि उद्योग, वन उद्योग, ये भी मृदा पर ही आधारित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मृदा है वह मानव जीवन का प्रमुख आधार है। और विल्कॉक्स महोदय ने भी क्या कहा है, विल्कॉक्स महोदय का एक कथन यहाँ पर दिया हुआ है। वह मृदा के बारे में क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं कि मानव सभ्यता का जो इतिहास है वह मृदा पर ही निर्भर है। यानी प्रत्येक मानव की जो शिक्षा है वो मृदा से ही प्रारंभ होती है और अंत में मानव मृदा में ही मिल जाता है। तो आपको इस प्रकार से मानव जीवन में मृदा का महत्व आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह यह है कि लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में क्या अंतर है। लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में क्या अंतर है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले लाल मिट्टी की विशेषताएं हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लेटराइट मिट्टी, या हम एक तरफ लाल मिट्टी दूसरी तरफ लेटराइट लिखकर भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन पहले हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो लाल मिट्टी, ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कलर कैसा होगा इसका, रंग कैसा होगा, थोड़ा लाल। यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनी है। कैसे मौसम, शुष्क और तर जलवायु, जहाँ बारी बारी से सूखा और गीला, ऐसी जलवायु जब आती होगी, तर और शुष्क, वहाँ पर जो प्राचीन चट्टानें हैं, रवेदार चट्टानें, कैसी चट्टानें, रवेदार, वह क्या होती है, उनमें परिवर्तन आता है और वे टूटने फूटने लगती है, जिसका महीन चूर्ण होने के बाद में लाल मिट्टी का निर्माण होता है। आए बात समझ में। तो शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से ये बनती है। दूसरा, लाल मिट्टी जो है पीली और चॉकलेटी रंग की भी होती है, हल्की पीली भी होती है और चॉकलेटी रंग की भी ये होती है। अब इसमें तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें लोहा पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है और चूने की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। अब लोहा जहाँ रहता है मिट्टी में, एल्यूमिनियम जहाँ रहता है, चूने की मात्रा जहाँ अधिक रहती है, वहाँ थोड़े छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। अब कंकड़ पत्थर अगर पाए जाते हैं तो उसमें अत्यंत सूक्ष्म रंध्र भी मिट्टी में पाए जाते हैं, छेद भी होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं उसमें। तो इसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या चॉकलेटी मिट्टी, ये इसके रंग है। और इसमें तत्व कौन कौन से हैं, तो लोहा, एल्यूमिनियम और चूना। ठीक है, ये दो इसकी विशेषता हो गई। अब तीसरी विशेषता हम जानेंगे इसमें कहाँ कहाँ तक ये पाई जाती है हमारे देश में। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर के उत्तर दिशा में, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से दक्षिण दिशा में प्रायद्वीप तक पाई जाती है। प्रायद्वीप का पठार आपने नाम सुना होगा, सबसे प्राचीन भूखंड है पृथ्वी का। तो दक्षिण के प्रायद्वीप तक ये पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यहाँ तक ये मिट्टी इन राज्यों में पाई जाती है। अगला, इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलों की खेती आसानी से होती है, तो इस मिट्टी में बाजरा की फसल सबसे अच्छी होती है, कपास के लिए, गेहूं के लिए और दलहन वाली फसलें और मोटे अनाज के लिए जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त ये होती है। तो इस तरह से लाल मिट्टी की ये विशेषताएं हमने जानी। अब हम जानेंगे लेटराइट मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं होती है। लेटराइट मिट्टी, अब लेटराइट मिट्टी जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहली जो विशेषता है लेटराइट मिट्टी की, इसका निर्माण, तो जहाँ पर शुष्क और तर मौसम बारी बारी से होता हो, यानी सूखा भी पड़ता हो और बारिश भी होती हो बारी बारी से, एक बार सूखा पड़ गया कुछ दिनों के लिए, फिर बारिश हो गई, ऐसी जगह
जो लेटराइट चट्टानें होती है, उन लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट के कारण इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पाई जाती है? जो ऊंची भूमियाँ हैं, चौरस भूमियाँ हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। ऊंची भूमियों पर और चौरस भूमियों पर ये पाई जाती है। क्या क्या इसमें तत्व पाए जाते हैं? लेटराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटास की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है। अब कौन कौन से राज्य में पाई जाती है? तो पहाड़ी भाग, क्योंकि ऊंचे भाग में, चौरस भाग में पाई जाती है, तो जहाँ पहाड़ ज़्यादा होंगे वहाँ पर पठार ज़्यादा होंगे वहाँ पर। तो पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्र में, जैसे कर्नाटक के कुर्ग जिला, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला और पश्चिम बंगाल की बेसाइट और ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ के बीच तथा उड़ीसा के पठारी भाग में ये पाई जाती है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से इसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो फसलों में इसमें चावल, कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज, सिंकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये आसानी से और भी आपको याद हो जाएगी। अब हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जो चौथा प्रश्न है हमारा, जल संरक्षण के उपाय। संरक्षण है ना बचाना, जल को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। अब बचाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा होगा, खर्च ज़्यादा हो रहा होगा, या कुछ भी उसको हानि पहुंचाई जा रही होगी। उस हानि से, उस नुकसान से उसको कैसे बचाया जाए, उसके उपाय हमें अपनाने हैं। बहुत ही सरल चीज़ें हैं, बस हम उसको कठिन बना लेते हैं सोच सोच करके। तो जो जल है वह बहुत ही मूल्यवान संपदा है सबके लिए, और इससे हमारी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होती है। और जल के बिना पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि जल जो है वही जीवन का आधार है। जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेज़ी से बढ़ती हुई मांग और असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ रही है, जल में प्रतिदिन कमी आती जा रही है, प्रकृति अपना रंग बदलती जा रही है। तो जल की कमी जो हो गई है उसकी पूर्ति किस प्रकार की जाए और जल की रक्षा कैसे कर सकते हैं। पहला उपाय है जल की रक्षा करने का कि जो वर्षा होती है उसके जल का संग्रहण किया जाए। जो बर्बाद हो रहा है जल, बह कर के नदियों के द्वारा समुद्र में जा रहा है, उसको रोका जाए। सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जाए, सेप्टिक टैंक बनाया जाए। बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं किस तरह से वर्षा के जल को हम बचा सकते हैं। तो पहला उपाय है वर्षा के जल को बचाना। दूसरा, सभी छोटे बड़े सभी नदी जल संभरों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना। अब छोटे छोटे बांध बना दिए, नदी जल संभार भी बना दिए, लेकिन उनमें टूट फूट हो जाती है। समय समय पर रख रखाव उनका करना चाहिए, ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो छोटे छोटे सभी नदी नाले संभार है उनका वैज्ञानिक ढंग से उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। और तीसरा जो उपाय हम अपना सकते हैं कि जो जल भरा हुआ है जितना उपलब्ध है उसको प्रदूषित होने से बचाया जाए। इस तरह से ये 3 प्रमुख उपाय है जिनको करने से हम जल की रक्षा कर सकते हैं। अब अगले जो 4 क्वेश्चन हैं वह अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप इनका रिवीजन लगाएं, नोटबुक में इनको नोट कर लें। धन्यवाद।